नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। जबरीमल पारख साहब से हमारी बातचीत चल रही है और एक बहुत मूलभूत सवाल कि सिनेमा हम कैसे देखें। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग फिल्में देखते हैं, वे फिल्मों में अलग अलग चीज़ें देख रहे होते हैं और फिर उसके आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं। लेकिन फिल्म देखने की एक प्रविधि हो सकती है और पारख साहब लंबे समय से अध्येता रहे हैं, विश्लेषण करते रहे हैं, इनकी टिप्पणियाँ आती रही हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने अनुभव के आधार पर आप बताएं कि सिनेमा कैसे देखें। देखिए, सिनेमा कैसे देखें, ये बहुत सीधा सवाल है, बहुत ही सरल। ठीक है, फिल्म का टिकट लीजिए, जाके सिनेमा देख लीजिए। अगर घर पर देख रहे हैं तो टीवी पर देख लीजिए, मोबाइल पर देख लीजिए। लेकिन जाहिर है कि आप इस इतने सरल सवाल के लिए तो ये बात तो उठा नहीं रहे हैं। उठा रहे हैं उसके आगे की बात, यानी कि सिनेमा देखते हुए सिनेमा को, फिल्म को किस तरह से देखें। यानी कि केवल उसे देखना नहीं है, उसके साथ जुड़ना है। और इस तरह से जुड़ना है कि फिल्म बनाने वाले, जिसने बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई है, पैसा लगाया है, कलाकारों को जुटाया है, टेक्नीशियन को जुटाया है, उसने फिल्म केवल समय काटने के लिए नहीं बनाई है आपके लिए। उसने 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म जो है केवल इसलिए नहीं बनाई है कि आप वहाँ आए, बैठें, ही करें और फिर हाथ हिलाते हुए चले जाएं। नहीं, वो फिल्म को गंभीरता से लेने की जरूरत है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और आपने प्रेमचंद इसकी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम पढ़ी है, और आप कितने प्रभावित हुए होंगे। क्या आपने समय काटने के लिए तीसरी कसम पढ़ी थी? नहीं, आपने तीसरी कसम इसलिए पढ़ी क्योंकि आप फणीश्वर नाथ रेणु को एक राइटर के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक कहानीकार के तौर पर इस रूप में जानते हैं कि वो जीवन के यथार्थ को, मनुष्य के आपसी संबंधों को, उनके राग विराग को एक खास ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जो हमें बहुत गहराई तक स्पर्श करते हैं। और जब शैलेंद्र ने यह तय किया कि मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा, तब कुछ ऐसा जरूर उस कहानी में होगा जिसके कारण शैलेंद्र के मन में यह आया कि इस पर फिल्म बन सकती है। आप कहानी को दोबारा पढ़िए, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो इसको फिल्म के लिए या फिल्म बनाने के लिए किसी भी कलाकार को प्रेरित कर सकता है। मेरा अपना विचार है कि अगर आप साहित्य के गंभीर अध्येता है, तो आपको फिल्म को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। फिल्म सिर्फ देखना नहीं होता है। फिल्म को देखने का मतलब है कि उसे सचमुच इस तरह से देखना कि हम ये समझ सकें कि इस कलाकार ने, इस फिल्मकार ने ये फिल्म क्यों बनाई। फिल्म एक सामूहिक कला है, और ये सामूहिक कला इस रूप में है कि जैसे, इस बात को थोड़ा सा उदाहरण से समझा, एक कहानीकार कहानी लिखता है, ठीक है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो कागज लेगा, कलम लेगा और कहानी लिखता चला जाएगा। हो सकता है वो कहानी लिखने से पहले बहुत दिनों तक उसके मन में कोई प्लॉट घूमता रहा हो, कोई विचार घूमता रहा हो, और एक खाका उसके दिमाग में पहले से बन गया हो। सॉरी। लेकिन जब फिल्मकार कोई फिल्म बनाना चाहता है और उसके दिमाग में भी कोई कहानी, कोई प्लॉट जरूर घूम रहा होगा, लेकिन वो ये जानता है कि मैं अकेला इसे नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे और बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। उसमें पटकथा लेखक की जरूरत होगी, उसे सिनेमाटोग्राफर की जरूरत होगी, उसको एक्टर की जरूरत होगी, उसको संपादक की जरूरत होगी, उसको कैमरामैन की जरूरत, तो मतलब बहुत तरह के लोग उसमें, कलाकार होंगे, उसमें टेक्नीशियन होंगे। तो एक पूरी टीम होगी, एक सामूहिक टीम, जो डायरेक्टर के मन की जो इच्छा है, जो उसकी इमेजिनेशन है फिल्म की, उसको वो कहना चाहिए कि साकार करेंगे, उनकी मदद से वो साकार होगी।
और वो मदद से साकार कैसे होगी? आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। तीसरी कसम की चर्चा चल रही है, इसलिए तीसरी कसम का आप कहानी पढ़ेंगे तो तीसरी कसम में हीरामन का परिचय देते हुए फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा कि ये 40 वर्ष का एक आदमी है, काला कलूटा। ठीक है, उसके परिचय में लिखा हुआ है काला कलूटा है, जिसकी पत्नी बहुत पहले मर चुकी है और अकेला है और गाड़ीवान है। एक्टर कौन सा तय किया इन्होंने? राज कपूर। वो काला काला कलूटा तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत ही गोरा है। हिंदुस्तान के पैमाने से भी देखें तो वो उससे भी ज्यादा गोरा है, क्योंकि वो पख्तूनिस्तान के इलाके का रहने वाला है। ठीक है, लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं तो हमारे मन में यह अटकता है क्या? हमारे मन में चुभता है कि ये काला कलूटा क्यों नहीं है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल गाड़ीवान लगता है, 100% गाड़ीवान लगता है। क्योंकि जब फिल्म के अंदर हम उसे देखते हैं तब उसका गोरापन नहीं, तब उसका एक अभिनेता नहीं, एक गाड़ीवान ही उसके अंदर से रिफ्लेक्ट होता है। ये जो चीज है, तो आपको फिल्म देखते हुए इन सब चीजों को देखना होता है, इन सब चीजों को ध्यान रखना होता है कि उस जीवन यथार्थ को जिसे पेश किया जा रहा है, उस जीवन यथार्थ को हमारे सामने उतारा गया है या नहीं। एक और उदाहरण से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। आपने 2 बीघा जमीन देखी होगी। 2 बीघा जमीन में एक किसान है जिसके पास 2 बीघा जमीन है, और वो एक जमींदार के पास रेहन रखी हुई है, और उस जमीन पर एक जनता के नाम से, यानी जनता कारखाना नाम का कोई कारखाना खुलने वाला है। लेकिन ये 2 बीघा जमीन नहीं मिलेगी तो कारखाने में दिक्कत आएगी। इसलिए जमींदार जिसके पास रहन रखा हुआ है, वो उस किसान को बुलाता है और कहता है कि भाई तुम कर्ज चुकाओ, नहीं तो हम तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे। और उसके पास चुकाने को पैसा नहीं है। ठीक है, तो उसे महीने 2 महीने की मोहलत दी जाती है। वो कलकत्ता आता है, कलकत्ता आकर रिक्शा चलाता है, और रिक्शा चलाकर वो ये उम्मीद करता है कि मैं इतने पैसे 200-250 रुपये शायद उस पर कर्ज होते हैं कि वो मैं ला के चुका दूंगा। दिलचस्प यह है उस कहानी में कि वो उससे ज्यादा तो ब्याज दे चुका है। उस जो मूल रकम थी उससे ज्यादा न केवल पैसा दे चुका है, उसके पिता उस पर उसके जमींदार के यहाँ बेगार भी कर चुका है, लेकिन फिर भी वो कर्ज नहीं चुकता। अब वो वहां रिक्शा चला रहा है। रिक्शे में मुश्किल से दिन में 2-2.5 रुपये मिलते हैं। फिर बेटा भी आ जाता है जो बूट पालिश करता है। अब एक दिन उसके रिक्शे पर एक आदमी आकर बैठता है, युवक, और एक दूसरे रिक्शे पर एक लड़की बैठी हुई है, युवती, और वो कहता है कि तुम इस युवती जिस रिक्शे पर बैठी हुई है उसका पीछा करो। ठीक है, वो पीछा करता और तेज और तेज, और वो उसके साथ वो युवक जो बैठा हुआ है वो उसे कहता है कि तुम्हें इतने रुपए दूंगा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया। और वो जान लगाकर, अब वो मन के अंदर उसके कितनी घुमड़न चल रही होगी कि मतलब आज मुझे इतने रुपए मिल सकते हैं, यानी कि जो मैं एक दिन कमाता हूं उससे 5-6 गुना पैसा मिल सकता है, और वो चला तेज तेज। आप अगर उस समय के दृश्य को, उस पूरी फिल्म के उस सीन को देखें तो उस सीन के अंदर 3 चीजें रिफ्लेक्ट होती है। नंबर 1, उसके चेहरे पर, वो जो किसान जो रिक्शा चला रहा है उसके चेहरे पर एक तरफ इस बात का मतलब ललक कि मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा, और दूसरी तरफ जो बल लगा रहा है, जो जोर लगा रहा है, उसकी पीड़ा, ठीक है, उसकी ताकत। दूसरी तरफ पहिया, आप देखेंगे कि वहां पर कैमरामैन जो है एक तरह से किसान और रिक्शा, इन दोनों को आपस में गडमड कर देता है, मतलब मालूम नहीं पड़ता है कि कौन किसान है और कौन। मजेदार बात है कि रिक्शा वो है जिसे आदमी घसीटता है, ठीक है, पकड़ के, जो किसी जमाने में कलकत्ता में चला करते थे। आप देखेंगे पूरा यह दृश्य जो है
वो इतना लाजवाब है कि आप अंत में वो पहिया एक निकल जाता है, दुर्घटना हो जाती है, लेकिन वो दृश्य जो है वो हमारे मन से नहीं जाता। और आप देखेंगे कि यही चीज है जो फिल्म को दूसरी कलाओं से अलग करती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो दूसरी कलाओं से उसे महान बनाती है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे सिनेमा साहित्य से या दूसरी कलाओं से अलग होती है, और वो दूसरी कलाओं से अलग होकर ही वो विशिष्ट भी होती है और उसका अलग तरह का आस्वादन होता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सिनेमा जब भी हम देखें तो ये ध्यान रखें कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं, हम एक दृश्य माध्यम देखने जा रहे हैं, और एक दृश्य माध्यम को केवल इस रूप में नहीं देख सकते कि हमारे सामने चित्र उभर रहा है। नहीं, वे चित्र हमें कुछ न कुछ कह रहे हैं। उनका जो कहना है उसको पकड़ने की जरूरत है। वो संवादों के माध्यम से ही नहीं कहता, वो सिर्फ दिखाने पर से कहा जा सकता है। वो सिर्फ जो है कुछ कैमरे की खास तरह से रखे जाने से कहा जा सकता है, उसके पार्श्व संगीत से कहा जा सकता है। यानी कि सिनेमा जो है उसकी पूरी जो लैंग्वेज है, उसकी पूरी जो भाषा है, उस भाषा को समझने की जरूरत होती है। और उस भाषा को समझने के लिए मेरा अपना विचार है कि उसका थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी भी लेनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सिनेमा में देखी जानी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और वो अगर वो ध्यान देंगे कि तो सिनेमा की एक बेहतर समझ उसके अंदर आएंगी। आप देखेंगे, मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ, या अलग अलग तरह के उदाहरण हैं जिससे कि सिनेमा को के अलग अलग पक्षों की तरफ। आपने बंदिनी फिल्म देखी होगी। बंदिनी में जो उसकी नायिका है कल्याणी, नूतन ने जिसका रोल प्ले किया है, वो एक क्रांतिकारी से प्रेम करती थी जो अशोक कुमार ने जिसकी भूमिका की थी। बाद में वो क्रांतिकारी उससे यह कहकर चला जाता है कि वो वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आता है। नतीजा ये होता है गांव में बदनामी होने लगती है और वो शहर आ जाती है। शहर आकर एक मेड का काम एक अस्पताल में करने लगती है, और एक दिन उसे मालूम पड़ता है कि उस क्रांतिकारी ने शादी कर ली है और उसकी पत्नी जो है उसी अस्पताल में भर्ती होती है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि वो अंततः उस क्रांतिकारी की पत्नी को जहर देकर मार डालती है। नतीजा ये होता है कि पकड़ी जाती है, जेल में बंद हो जाती है। अब जेल में वो अकेली है, पिता भी मर चुके हैं, कोई है नहीं, ठीक है, और जेल में वो बंद हैं, और उस जेल में औरतों की जेल है, और उस जेल में बहुत सारी औरतें, ठीक है, और उन बहुत सारी औरतों के अपने दुख हैं, अपनी पीड़ाएं हैं, ठीक है। और वहां पर एक स्त्री एक गीत गाती है, अब के बरस हुए, अपने पिता को वो उस देश गीत के भैया बाद, को बाबू। भैया को, ठीक है। अब वो जब गीत आता है तब आप देखेंगे कि उसमें कल्याणी के चेहरे पर भी कैमरा जाता है और औरतों के चेहरे पर भी जाता है, लेकिन वो गीत जो शैलेंद्र ने लिखा है, उस गीत की जो पीड़ा है, जो उनका दुख है, जो उनकी तड़प है, वो इस तरह से व्यक्त हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में बहुत कम ही ऐसे दर्शक होंगे जो कि उस गीत को सुनकर उनकी आंखों में से आंसू ना आ जाए। क्यों क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि वो हमारी मन की, हमारे खुद की स्मृतियों को याद दिलाता है। हम सब भी तो किसी न किसी के भाई हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, और सब कहीं न कहीं जीवन में ऐसे पक्ष आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनों से दूर हो जाते हैं, अपनों से अलग हो जाते हैं, और वो जो पीड़ा है, वो पीड़ा एक तरह से इस गीत में आती है। सबसे जो खास बात ध्यान देने की है, ये गीत लता मंगेशकर ने नहीं गाया था, ये गीत आशा भोंसले ने गाया था। ये इतनी पीड़ादायक गीत जो है आशा भोंसले ने गाया था, और ये पीड़ा,
और वो इस तरह के गीत गाने के लिए नहीं पहचानी जाती, लेकिन ये गीत उसने जितनी पीड़ा के साथ, जितनी मर्मस्पर्शी ढंग से गाया है, वो अगर हम ध्यान दें, तो हम कल्याणी के दुःख को भी समझ पाते हैं। और जो बात फ़िल्मकार सीधे तौर पर नहीं कहता, लेकिन हम इस गीत के माध्यम से समझते हैं कि कल्याणी इस दुनिया में अकेली नहीं है। कल्याणी जैसी कितनी स्त्रियों को अपने जीवन में पीड़ा भोगनी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब है कि सिनेमा के अंदर बहुत सारे पक्ष ऐसे होते हैं, जिनकी तरफ ध्यान देना होता है। कहानी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कहानी के अलावा भी बहुत कुछ होता है। प्रत्येक दृश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, अभिनय बहुत महत्वपूर्ण होता है, संगीत बहुत महत्वपूर्ण होता है, गीत बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो सब मिलकर एक साथ जुड़कर वो एक खास तरह का प्रभाव पैदा करते हैं। और वो प्रभाव जिसका अगर कोई समीक्षा, मतलब कोई निकष हो सकता है पहचानने का, वो यह है कि क्या हम इन सबको देखकर एक बेहतर मनुष्य बनकर बाहर आते हैं या नहीं। अगर हम किसी फ़िल्म को, जैसे हम किसी साहित्य को इस रूप में पहचानते हैं कि वो हमें एक बेहतर मनुष्य बनाएगी, उसी तरह से एक सिनेमा भी एक बेहतर मनुष्य, एक बेहतर सामाजिक बनाएगी। अगर ये हमारे सामने आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा को गंभीरता से देखें। मनोरंजन भी ज़रूरी है, मनोरंजन तो चुटकुलों से भी हो जाता है, लेकिन अगर मनोरंजन का कोई सतही लक्ष्य नहीं है, तो निश्चित रूप से एक गंभीर फ़िल्म को समझने या फ़िल्म को गंभीरता से समझने के लिए फ़िल्म के हर पक्ष को समझना ज़रूरी है। और उसके लिए कोई बहुत तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उन पक्षों की तरफ गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो ध्यान देंगे, तो आप फ़िल्म को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। कितने मिनट हो गए?